जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। गाय को लेकर के छिड़ा घमासान शायद अब शांत हो जाए, क्योंकि अभी तक गाय को लेकर जो खबरें आती थी वो गौ हत्या, गौ तस्करी और गाय की कुर्बानी को लेकर टकराव की स्थिति पैदा करती थी। हिंदू समाज की तरफ से बीते कई वर्षों में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की जाती रही। बहुसंख्यक समाज की तरफ से सरकारों से मांग की जाती रही कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, अलग अलग मंचों से आवाज उठाई गई। राष्ट्रीय स्तर पर गाय को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने के लिए कोई बड़ा फैसला हो नहीं पाया। अब मुस्लिम समाज की तरफ से खुद ही गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की जा रही है। समझिए, जमीयत उलेमाए हिंद ने आवाज उठाई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कानून बनाया जाए, जिससे गाय के नाम पर होने वाली हिंसा को रोका जा सके। अगर गाय को राष्ट्रीय स्तर पर कोई दर्जा दिया जाता है और केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो मुस्लिम समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा गया है। भारत में जमीयत एक बड़ा संगठन है और बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज इस संगठन की तरफ से की गई अपील को और सुप्रीम लीडर इसके अरशद मदनी को फॉलो करते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा गया कि अगर गाय को राष्ट्रीय स्तर पर कोई दर्जा दिया जाता है तो मुस्लिम समाज सबसे पहले इसका स्वागत करेगा। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गाय के नाम पर लिंचिंग रुकनी चाहिए। सरकार को अपनी सारी मजबूरियों को खत्म करके गाय के नाम पर होने वाले विवाद हमेशा के लिए समाप्त कर देने चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से आरोप लगाया गया है कि गाय के नाम पर भारत में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है, लेकिन नेता इसका स्थायी समाधान निकालना नहीं चाहते। गाय के नाम पर भड़काकर लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाती है, इसका चुनाव में इस्तेमाल होता है। एक तरफ गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से आवाज उठाई गई तो दूसरी तरफ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी गाय को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गायों को बचाने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से GoLX के नाम से एक वेबसाइट भी तैयार कराई जा रही है, जिसके जरिए गायों को खरीदा जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों से अपील की जाएगी कि गाय को कटने के लिए किसी कसाई को न दें, बल्कि GoLX पर बेच दें और गौभक्त इन्हें खरीदकर उनकी सेवा करेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि गाय को बचाने के लिए वे खुद पशुपालकों और व्यापारियों से संपर्क करेंगे। इस समय गाय एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पूरे प्रदेश में खुले पर कुर्बानी पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर ने चैलेंज किया है। वही कबीर हैं बाबर वाले, बाबरी ढांचा जो तैयार करा रहे थे। कुर्बानी तो हाल हाल में होगी, ये कहना है हुमायूं कबीर का। गाय, बकरी, ऊंट सबकी कुर्बानी दी जाएगी और इसको सरकार रोक नहीं पाएगी, ये हुमायूं कबीर का कहना है। हुमायूं कबीर का ये भी कहना है कि जब तक दुनिया है तब तक कुर्बानी होती रहेगी और इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती। गाय के साथ वंदे मातरम का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया, लेकिन हुमायूं कबीर अलग राग अलाप रहे हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि जहां मुस्लिम बच्चे मेजॉरिटी में पढ़ते हैं वहां वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। अब बच्चों की राष्ट्रभक्ति भी हिंदू मुस्लिम देखकर निश्चित होगी तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। इस तरीके की स्थितियां अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में बनी हुई हैं, लेकिन जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, वो राष्ट्रव्यापी असर छोड़ जाते हैं। सबसे पहले हम आज दिन भर सुर्खियों में रहे बयान सुनेंगे और फिर चर्चा। तुम कहते हो
कि गाय को मत ज़बा करो। मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। हम बार बार इस बात को बावर कराते हैं, गुजारिश करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, और जितने भी उलमाए कराम हैं जो बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं, हम यकीनी तौर पर उन तमाम उलमाए कराम का समर्थन करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार को गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। तो मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें, सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें। सवाल कुर्बानी का है, गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है बहुत सीधा जानवर है, इसीलिए लोग और जो है पूज्य है, हिंदू धर्म में पूज्य है। मुसलमान भी जो है गाय का सम्मान करते हैं, गाय पालते हैं। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। पूरे विश्व की माँ गौ माँ है, और गौ माँ के संस्पर्श मात्र से कई ऐसे बीमारी का निवृत्ति होती है। कैंसर जैसे बीमारी का इलाज भी गौ के गौ अर्क से होता है। तो सभी के गौ के ऊपर सम्मान करना चाहिए, गौ के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, गौ के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जो भारत में रहता है, जो भारतीय सनातन संस्कृति में पला बढ़ा है, उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि गौ के प्रति सनातनियों की कितनी आस्था है, उसी तरह उसकी भी आस्था होनी चाहिए। गौ पे किसी प्रकार का अत्याचार सनातनी सहन नहीं करेगा और न सरकार सहन करेगी। अब जिस तरीके से गाय को लेकर के देश में अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से वाद विवाद होता रहा है, और हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि भाई गौ हत्या अगर हो रही है तो सरकार कानून बनाए, मुस्लिमों को ये पहल करनी चाहिए कि वो गाय न काटें वगैरह वगैरह, इस तरीके की जितनी भी बातें होती थी। अब मुस्लिमों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई एक कानून बना ले सरकार, और उसमें या गाय को एक ऐसा इस कैटेगरी में डाल दे, चूंकि वो पशुपालन की कैटेगरी में आती है, इसलिए उसको वो संरक्षण नहीं मिल पाता है जैसे हाथी हुआ, बाघ हुआ, इनको जो संरक्षण मिले हुए हैं वन्य जीव अधिनियम के तहत। तो उस अधिनियम में इसलिए नहीं डाला जा सकता क्योंकि इनको हम लोग पालते हैं, ये पालतू जानवर हैं। इस वजह से भी ये एक स्थिति, यानी एक अलग से नीति बना करके सरकार को काम करने की जरूरत है। इस तरीके की मोटी मोटी बात अभी चर्चा से पहले हमें समझ में आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर ये कानून बन जाता है और जो मांग की गई है उसमें कितनी राजनीति है। अब एक चीज ये होती है कि आप किसी चीज के लिए आंदोलन करेंगे, भाई गाय मत काटो। अब यहां पे मसला ये है कि पलट करके गेंद आपके कोर्ट में डाल दी गई और कहा गया कि भैया कानून बना लो, हम तैयार हैं, हम मानेंगे उस कानून को। लेकिन अगर कानून नहीं बनेगा तो गाय कटती रहेगी, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ आज इस चर्चा में योगी उमेशपुरी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हैं। शैलेंद्र शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। फैजल खान जी हैं, प्रवक्ता हैं AJUP के। और सैयद असगर अली नायब काजी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो मेहमान हमारे साथ में अभी नहीं जुड़े, हमें लग रहा है तकनीकी वजहों से नहीं जुड़ पाए, अभी थोड़ी देर में वो भी शामिल हो जाएंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। सही साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। होता क्या है कि जब भी गाय का मसला आता है या वंदे मातरम का मसला आता है, ये मसला सियासी ज्यादा हो जाता है और जितना उस पर बवाल होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के दिखाई देता है।
तो अभी जो मदनी साहब ने कहा है या अलग अलग जो और मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो जिस तरीके से इस बात के समर्थन में आए कि भाई कानून बना दो और गाय नहीं कटेगी, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को कि लोग ये समझते हैं कि शायद इस्लाम में जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। पूरे कुरान हकीम में लगभग 29 जानवरों का जिक्र है और 5 जानवरों के नाम से तो चैप्टर भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय के नाम से भी एक चैप्टर है और कुरान हकीम में सबसे बड़ा चैप्टर गाय के नाम से ही है, जिसमें उसके पूरे सेंटर के अंदर गाय को रखा गया है और गाय को बताने की कोशिश की गई है कि गाय में संजीवनी होती है, कि जिस तरह हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे और मूर्छित व्यक्ति दोबारा जिंदा हो गया था, इसी तरह एक वाक्य कुरान के अंदर है कि गाय के अंदर संजीवनी है। उसके टुकड़े को जब रगड़ा गया तो वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। तो गाय अगर मरने के उपरांत लोगों को जीवन दे सकती है तो जब वो जिंदा है, तो मेरा ये मानना है कि कुरान खुद कहता है कि अगर गाय समृद्ध है, गाय खुशहाल है, तो मानवता खुशहाल है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, मैंने कहा है कि अगर गाय समृद्ध है, गाय खुशहाल है, तो मानवता खुशहाल है। क्योंकि कुरान हकीम में एक सपना बताया गया। सम्राट ने एक सपना देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और उसने इस सपने का अर्थ अपने दरबारियों से पूछा, तो लोगों ने उसको ठीक से बताया नहीं। फिर एक शख्स जो कि यूसुफ थे, उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ 7 साल अकाल पड़ेगा और 7 साल खुशहाली के रहेंगे। तो ये सपना अगर आज कोई देखता है कि अगर गाय मूर्छित नजर आ रही है या गाय उसको सपने के अंदर दरिद्रतापूर्ण नजर आ रही है, तो मानवता दरिद्रता में जाएगी, मानवता असभ्य हो जाएगी। और अगर गाय खुशहाल है तो मानवता खुशहाल है। अब इस सपने के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसका अर्थ निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये कुरान के अंदर आ चुका। हमारे बड़ों ने इसके बारे में कहा है, हम भी इसके बारे में चर्चा करते रहे और कहते रहे कि गाय को जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज में पोर्क बैन हो सकता है, जिस तरह यूएसए में घोड़े बैन हो सकते हैं, तो जब भारत के अंदर कई भगवानों का वास गाय के अंदर माना जाता है और कहा जाता है गाय फिर भी घोटानी, गाय विश्व से माता रहा, कि गाय तमाम माता जो है विश्व की माता है, तो फिर हमें क्या झिझक है कि हम उसको राजमाता घोषित कर दें या राष्ट्रीय माता घोषित करें? तो इसमें तो अगर ये काम हो जाएगा तो चूंकि पूरी हम मौलाना बदरी साहब ने भी कहा, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और चूंकि आस्था जुड़ी हुई है पूरे हमारे बहुसंख्यक समाज की, हिंदू समाज की, तो इसको गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा सैयद साहब कि क्या आप ये भी मानते हैं कि गाय के लिए अगर कोई कानून ना बने, जो बात आपने बताई है, जो किस्सा आपने बताया है, तो उस लिहाज से अगर कोई कानून ना हो तो भी उसको बचाना चाहिए? और लिंचिंग जिसकी बात कही जा रही है, तो उसमें यह बात जरूर आती है कि भाई ज्यादातर लोग जो हैं वो खास तबके से होते हैं और दोनों ही, मतलब एक पकड़ने वाला है, एक मारने वाला है। तो ये जो स्थिति है, तो ये बाकी लोगों को क्यों नहीं पता है? देखिए, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगे शेखर जी। तो एक तो आपने ये कहा कि काटने वाला भी और मारने वाला भी या बेचने वाला जो कि खरीदने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको माननीय नरेंद्र मोदी के उस बयान की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो आज भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और उन्होंने कहा था कि ये आपकी गलतफहमी है, आप किसी एक कम्युनिटी से जोड़कर इसको ना देखें। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस धंधे के अंदर शामिल हैं और मैं आपको जानकर हैरानी होगी, जहां हम दूध निर्यात में नंबर 1 पर हैं, वहीं बीफ निर्यात के अंदर नंबर 2 पर है। ये कौन कर रहा है? बड़े बड़े काम ये कौन कर रहा है? ये वो छोटे लोग तो नहीं कर सकते ना सर। हाँ, अगर हम इसको बैन करते हैं तो मेरा बैन करने का मतलब यह है कि कई हमारे प्रदेशों के अंदर गाय का वध करना जायज है, कहीं तो हमारे पाबंदी है, कहीं स्लॉटर हाउस पर पाबंदी है, कहीं किसी खास मोहल्ले में काटना पाबंदी है, कहीं बिल्कुल पाबंदी नहीं है। जहां बिल्कुल पाबंदी नहीं है वहां तक गाय पहुंचाई जाती है, खुद प्रशासन के साइन होने के बाद वहां तक पहुंचती है, फिर वहां से पश्चिम बंगाल पहुंचती है, फिर वहां से बांग्लादेश पहुंचती है, फिर न जाने कहां पहुंचती है। तो यानी कि हमारे पूरे भारत के अंदर अगर जब बैन लग जाएगा, सलमान की तो बात छोड़िए, हम जो नंबर 2 पे हैं बीफ निर्यात में, इस पे पाबंदी लगेगी। फिर यह कि मैं आपको जानकर हैरानी होगी, महाराष्ट्र ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे रखा है और महाराष्ट्र ही ऐसी स्टेट है जो नंबर 1 पर है बीफ निर्यात के अंदर। अब बताइए, अगर इस पर पाबंदी लगेगी तो सख्ती से रुकावट हो जाएगी ना।
इस चीज के लिए हम कहते हैं कि पाबंदी लगे, नहीं तो मुसलमान ना गाय खाता है ना काटता है। अच्छा सही साहब, एक छोटा सा व्यक्तिगत सवाल है, मैं आपसे इंस्पायर होकर के सवाल पूछ रहा हूं। आपकी जो तालीम हुई है वो किसी खास जगह पर या आपने अलग से तालीम भी ली है? क्योंकि आपके जो तलफ्फुज हैं, जो अल्फाज हैं आपके, आपसे ज्यादा उर्दू के शब्द तो मैं बोलता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाय के प्रोटेक्शन के लिए गोकुल आयोग बनाया गया, काउ कमीशन बनाया गया। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कल भी सच्चाई है कि जब गाय प्रतिफल दे रही होती है तो उस वक्त तक तो वो प्रिय होती है, और जब वो प्रतिफल देना बंद कर देती है तो फिर उसको रोड पर छोड़ दिया जाता है, उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है। तो इसीलिए उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए काउ कमीशन आयोग बना और 10 लाख से ज्यादा नंदी योजना आई, और इन सब लोगों को, किसानों को दिया गया कि भाई गाय प्रतिफल देने के बाद भी 2-5 साल जिंदा रहती है, तो आप उसमें जान होती है, उसको पालो। इसीलिए हम अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो ज्योतिराव मठ के पीठाधीश हैं, उनका हम आदर करते हैं और उनके इस मिशन के अंदर उनके साथ हैं कि हम के वो गाय को राष्ट्रीय माता। चलिए ठीक है सही साहब, आपने मेरे सवाल को टाल दिया और एक नई बात उसमें जोड़ दी, ये भी अच्छी चीज है। आपने महीन खेला है, लेकिन हमें चर्चा आगे बढ़ानी है। मेरा सवाल अभी भी कायम है, आपका जब मन हो इस चर्चा में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने बात, ये असल में होता क्या है कि जब लोगों की जहनी बातें अलग तरीके से आती हैं तो एक चर्चा का दायरा बढ़ता भी है और उस पर मन भी होता है कि भाई जरा सा पता किया जाए। क्योंकि आमतौर पर जब मदरसे से पढ़ करके निकलते हैं, उनके पास उर्दू के बहुतायत में शब्द होते हैं, उनकी तलफ्फुज वैसी होती है। आप हिंदी मतलब उर्दू मिक्स हिंदी ऐसी बोल रहे हैं जिसमें क्लिष्ट शब्दों का भी बड़ा अच्छा उच्चारण आ रहा है। ठीक है, मैं इस जगह पर रोकता हूं, अभी आगे चलते हैं। हमारे साथ में योगी उमेशपुरी जी भी हैं। योगी जी, जो बात अभी सैयद साहब ने कही है वो तो बड़ी अच्छी लग रही है, सुन के भी अच्छी लग रही है। मतलब उन्होंने कुरान और हदीस का भी हवाला देते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसको लेकर के तो मतलब कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, अभी आपके सामने काजी जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, और मैं पहली बार ही किसी मुसलमान की तारीफ कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता नहीं हूं। सही बताऊं तो मैं आपको कि कोई मुसलमान इतने खुलकर अपनी बात को रख रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं काजी साहब पर कोई फतवा ना लग जाए, काजी साहब के ऊपर कहीं देवबंद फतवा ना पास कर दे, जिस बेबाक तरीके से उन्होंने अपने विषय को रखने का काम किया है। अब जहां तक बात गौ माता की है, तो गौ माता तो हिंदू समाज में हिंदुओं के लिए पूजनीय है, हम उसको माता का दर्जा देते हैं, और बकायदा कुरान के अंदर भी गौ माता के दूध को, मक्खन को शिफा बोला गया है, शिफा बोला गया है। लेकिन हैरानी तब होती है कि इस देश में गौ माता का मीट, ये मांस खा कौन रहा है, गौ माता की तस्करी कौन कर रहा है। जब ये ईद का मौका आता है, बकरीद का मौका आता है, तो बड़ी संख्या में आप देखिए कि गौ माता की तस्करी होती है, और जहां पर बकरे काटे जाते हैं, ऊंट काटे जाते हैं, वहां गौ माता भी काटी जाती है। तो ये तो सत्य है कि गौ माता बड़ी संख्या में ईद के दिन काटी जाती है, खाई जाती है। अब जहां तक मदनी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कानून बना दिया जाए, अरे कानून बनाने की क्या आवश्यकता है भाई। इस देश के अंदर 90 करोड़ हिंदू रहता है, और 90 करोड़ हिंदू गौ माता को, गौ को अपनी माता का दर्जा देता है। तो हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को गौ माता के वध से बचना चाहिए। अब कानून बनाएगा तो, कानून बनेगा तब जाके वो श्रद्धा दिखाएंगे क्या? इसका मतलब उनकी श्रद्धा नहीं है, कानून बन जाएगा, कानून का डर होगा, तो फिर वो गौ माता को नहीं काटेंगे। इसलिए ये बेमानी सी बात लगती है। मुझको लगता है कि मदनी साहब को और देवबंद को फतवा देना चाहिए कि हर मुसलमान के लिए गौ माता का मीट वर्जित है, इसको नहीं खाना है। खुलकर ये बात कहनी चाहिए, बड़े लेवल पर फतवा आना चाहिए, क्योंकि देवबंद इनका एक बहुत बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है, इसकी बात मानी जाती है। सभी मस्जिदों से और देवबंद से ये बात बोली जाए। और एक बात मैं आपको और बोलता हूं, देखिए, हिंदू हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गौ माता की हत्या को वो असहनीय हो जाता है। किसी बालक के सामने अगर कोई बालक है, नौजवान के साथ कोई राह चलता है व्यक्ति छेड़छानी कर दे,
तो आप कल्पना करके देखिए कि क्या स्थिति उसकी होगी, वो व्यक्ति उस ठीक है योगी साहब, आपने ये जो बात कही है आपने, अब यहां से मामला थोड़ा सा मुझे पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या था कि भारत सरकार से या राज्य सरकार से भी ये मांग होती थी, पिछले दिनों शंकराचार्य का ही हमने देखा था कि भाई आप गाय गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गाय को राजमाता का, राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, वगैरह वगैरह। अभी जब ये मुसलमान तैयार हो गए कि कानून बना दो, तो एक समस्या तो यहां पर हल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कानून तो आएगा, आए ना आए, फतवा जारी कर दो। तो ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया मामला। और दूसरी चीज ये है कि गाय काटता कौन है, खाता कौन है, इससे भी बड़ी बात यह है जिसकी तरफ काजी साहब इशारा कर रहे थे। उनका कहना था कि बीफ का जो व्यवसाय है वो बहुत सारा हिंदू तबका भी है जो उस कारोबार में लिप्त है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छूट जाएगा। अब खाने वाला तो हमें नहीं पता, मतलब यहां हमारे लखनऊ में, नहीं मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, हमारे लखनऊ में एक बहुत मशहूर दुकान है जहां पर, जिसका मतलब कबाब बड़ा प्रसिद्ध है। अब स्थिति यह है कि जब योगी सरकार बनी और बनने के बाद जब अलग कुछ बीमारी वगैरह फैल रही थी, उस समय कोरोना का दौर था, देखा भी गया कि भाई खाने पीने की भी जांच हुई, तो पता चला कि सड़क पर मरे हुए कुत्ते का कीमा बना हुआ था। वो फूड वाले भी परेशान हो गए कि ये है किस चीज का कीमा, ये ट्रेस ही नहीं हो रहा है। भाई जितनी चीजों का कीमा बनता है उन्होंने उसका टेस्ट करके देखा, उसमें कुछ मिला ही नहीं। फिर पकड़ के लाए उसको, पता किया तो उसने बताया कि साहब ये किस चीज का कीमा है। तो होता तो ऐसा ऐसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। खाने वाला भी नहीं जान रहा है कि वो मसाला वसाला लगा करके इतना बढ़िया है कि वो कुत्ता भी खा रहा है मरा हुआ, और वो भी रोड एक्सीडेंट में। योगी साहब भाई देखिए हमें तो नहीं पता भाई, लेकिन मैं तो इतनी बात स्पष्टता से आपके चैनल पर बोल देता हूं कि आपने बोला कि फतवा मुसलमान पर अगर फतवा पास हो जाता है तो वो बॉन्ड हो जाता है। ये बात ध्यान रखने की बात है, वो कानून को माने ना माने, लेकिन अगर वो फतवा पास हो जाता है देवबंद से, तो हर मुसलमान को इसको स्वीकार करना पड़ता है, वो उससे बॉन्ड हो जाता है। और आप जहां तक आपने बात बोली खा कौन रहा है, तो मैं खुलकर आपके चैनल से बोल देता हूं कि भैया देखिए ये सच्चाई है। आपके चैनल पर तो मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, मुसलमान गौ माता को खाता है, ये सच्चाई है। इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं? मैं देख सकता हूं, लेकिन पट्टी बांध ली मैंने। एक सेकंड, मैं देखना नहीं चाहता। योगी साहब नहीं, मैं क्यों नहीं देख, मैं दोनों चीजों पर सहमत हूं। सुनिए मेरी बात, मैं दोनों बातों से आपकी सहमत हूं। भाई मुसलमान गाय कटेगी तो खाएगा भी, ठीक है, वो खाता भी है, लेकिन सवाल यह है कि अच्छा फतवा वो 100% बाउंडेड हो जाता है मुस्लिम तबका, कानून बनेगा तो इस देश के सभी नागरिकों के लिए बनेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई XYZ जो भी हैं यहां पे, उन सबके लिए बनेगा। तो कानून राष्ट्रव्यापी होगा, फतवा केवल एक तबके के लिए होगा। तो सारी दिक्कत तबके से है या ये ओवरऑल होना चाहिए, इस बात को लेकर के आ रहे हैं आप? बहुत छोटा सा जवाब। देखिए फतवे मेरे से पूछ रहे हैं ना। हाँ, देखिए फतवा, मैं तो फिर बोलूंगा फतवा पास होना चाहिए, लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं, सबकी बात बोल रहे हैं कि सरकार को एक कानून लेकर आ जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं चलूंगा, ठीक है, अब मैं शैलेंद्र जी, मैं सर्वेश त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, फिर सर्वेश जी के पास जाऊंगा। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तक जिस तरीके की स्थिति थी उसमें कानून बनाया जाए, ये बात तो ठीक थी। अभी चूंकि आप राजनेता हैं तो मैं राजनीति वाला ही सवाल पूछूंगा आपसे। किस धर्मगुरु ने क्या कहा वो अपनी जगह है, टेक्निकली राजनीति आप लोगों के साथ में रहते रहते जो थोड़ी बहुत समझ पाया हूं उसके हिसाब से देखूं तो फर्ज कीजिए कि जो मुस्लिम तबका है, चूंकि वो आप ही से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ऐसा बीजेपी का तो है नहीं वो, तो उस लिहाज से अगर ये गेंद वापस बीजेपी के पाले में चली जाए तो आपका फायदा नजर आता है। अब अगर मदनी साहब कह दे कि भारत सरकार कानून लाए, योगी जी कानून लाए, तो अब योगी जी फंसे, मोदी जी फंसे, आपको क्लीन पैसेज मिल रहा है। तो इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है उतनी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात कहें, फिर मैं चर्चा आगे ले जाऊं। देखिए शेखर भाई, पहले तो हमारे योगी जी को नमस्कार, सैयद भाई को नमस्कार, फैजल जी, सबको जितने अग्रज हैं सबको नमस्कार, प्रणाम।
और ये जो मुद्दा है, पहली चीज में तुमको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि गाय माता हमारी माता है, और ये जो हिंदू सनातन में, क्योंकि जो संत हमारे हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, वो बहुत, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो मैं बहुत मानता हूँ कि बहुत साइंटिफिक जो उनका नरेशन था वो बहुत साइंटिफिक रहा था। तो ये जितनी चीजों का प्रोटेक्शन की हम आजकल बात करते हैं, ये सब जीवनदायी रहे हैं। जैसे गाय माता, उनका पूरा जो आप देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जीवनदायी नहीं रहा है। हम नदियों को हमने माता माना, उसका कारण ये है कि डायरेक्टली नदियों के किनारे सिविलाइजेशन रहा। जो हमने मेडिसिनल प्लांट्स को पूजा उनकी की जाती है, मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे आज भी जीवन में रेलेवेंस है। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस था। गाय माता, अगर आप इनके एक्चुअली प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा बीच बीच में देख के नहीं कि ये समुदाय खाता है, इसको रोको, ये समुदाय खाता है। आपको ब्लैंकेट ऑर्डर निकालना चाहिए कि ये गाय माता को बचाना है, तो बना दीजिए, फिर एक कानून ले आइए, इसमें ब्लैंकेट ऑर्डर पूरे इंडिया के लिए हो। क्योंकि ऐसा, मैं हमारे धर्मगुरु भी कह रहे थे, बताता हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखिए, माननीय किरण रिजिजू साहब मुसलमान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी के कई बार बयान आए हैं कि वो मिथुन है, नॉर्थ ईस्ट में वाली गाय अलग है, ये वाली गाय अलग है, ये वाली इसका ये होता है। ऐसे अगर इतना हम भेदभाव करते रहेंगे तो हम कभी भी एक कॉमन पेज पे जाके बचा नहीं पाएंगे। तो अगर नीयत हो तो हमको ये भी समझना चाहिए, फतवा जारी करना है तो उनके ऊपर भी किया जाए। जो एक बड़े बहुत फायर ब्रांड भाजपा नेता है, जिनके कंपनी फाउंडर डायरेक्टर रहे थे अल्दुआ में, जो सबसे बड़ी एक्सपोर्टर रही है बीफ एक्सपोर्ट्स की, जानते होंगे आप शेखर भाई। दूसरा, जो डोनर्स हैं, भाजपा का पूरा इकोसिस्टम आप देखेंगे तो डोनर्स बहुत, जो वर्ल्ड की सबसे, अलाना सन्स करके उसकी सब्सिडरी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर है, वो भी डोनर करोड़ों अरबों चंदा देती है भाजपा को। तो एक तरफ से चंदा आता रहेगा, दूसरी तरफ से ऐसी पार्टियों के खिलाफ भी फतवा जारी होना चाहिए, ऐसे नेताओं के खिलाफ भी हो जाना चाहिए। तो जब तक आपको नीयत समझनी पड़ेगी, ये अगर गौ माता का प्रोटेक्शन करना है तो राजनीति से ऊपर उठ के ब्लैंकेट ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि गाय की कोई भी नस्ल, किसी भी प्रकार की, उनको बचाया जाएगा। उसके बाद ये डिफेंड मत करते रहिए कि नॉर्थ ईस्ट में है तो अलग है, यहाँ है तो अलग है, देसी गाय अलग है, जर्सी गाय अलग है। ये जब तक इसमें उलझे रहेंगे, इसलिए कानून आ नहीं पा रहा है। तो पहले तो हमें उस पे साफ नीयत से एक पेज पे होना पड़ेगा, तो फिर ये कुछ सुलटता दिखेगा। क्योंकि मैंने जितने नाम बताए, इसमें कोई मुस्लिम नेता नहीं था। चलिए, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपने भी बड़ी बारीकी से, भाई ठीक है, अब आपका ये कॉल है। आपने हमारे सवाल के जवाब में जितना लंबा जवाब दिया, उसमें मैं अपने जवाब का इंतजार ही कर रहा था कि भाई ये पॉलिटिकली आपको फायदा दे रहा है। अगर मुस्लिम तबके की तरफ से ये बात आ रही है कि भाई कानून ले आओ, तो यानी बीजेपी की तरफ ये बात अब जाती है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के अपनी राजनीति करती आई, वो सब एक एक करके हाईजैक होते जा रहे हैं। अब क्या है, मुस्लिम तबके की तरफ से यह बात आ गई कि भैया एक कानून बनाओ। अब आप बनाइए तो ठीक, वरना आप आंदोलन मत करिए, क्योंकि वो तो मुस्लिम तबका तैयार बैठा है। फतवा नहीं आएगा, कानून आएगा, क्योंकि पूरे देश के लिए वो एक जैसा हो। इस बात पर भी बात है कि केवल फतवे से बात नहीं बन रही है, वो एक ही तबके के लिए हो जाएगा। लेकिन अब भाई वो किरण रिजिजू के लिए भी हो और काजी साहब के लिए भी हो, और एक आदमी का नाम मैं छोड़ दूंगा, उनके पास अभी जाऊंगा तब उनसे बात करूंगा, वो तो अलग ही चल रहे हैं। तो ये बाकी का जो देश है, उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? अब तो मुसलमान तैयार है कि साहब कानून बना दो। ये शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून वाला विषय है, उसके बारे में एक चीज जो है संविधान के दायरे में समझने वाली है कि इस देश में कुछ चीजें हैं जो केंद्रीय सूची के विषय हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची के विषय हैं, और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के विषय होते हैं। कृषि और पशुपालन ये राज्य सूची के विषय हैं, और इस संबंध में जो कानून है वो राज्य स्तर पर बनाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में गोवंशबंदी अधिनियम 1955 के प्रकाश में कानून लागू है। विषय यह है कि कानून होने के बाद भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम पे अगर आप समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं, अगर आप समाज में विभाजनकारी बात कर रहे हैं, तो इससे आपके मंशा का पता चलता है। आज हमने दो बयान मुख्य रूप से सुने, एक पश्चिम बंगाल के एक वहां के विधायक का और दूसरा अपने शंकराचार्य जी का। तो कहने का आशय यह है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद में गोवंश को रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया
क्योंकि ये राज्य का विषय, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग अपने प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हुए कानून बनाती हैं। राज्य का विषय कृषि और पशुपालन, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले से भी कानून बनाए थे, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था। उसके लिए वहां पे लाइसेंस लेना पड़ता था और उसके बाद में वहां पे बूचड़खानों में गायों की भी उनका भी वध किया जाता था। लेकिन अभी जो सरकार आई है, उस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उसके बाद में उस प्रतिबंध को न मानते हुए और आप अपनी तरफ से एक पक्षी ये अपनी उद्घोषणा कर रहे हैं कि हम गाय खाएंगे, हम तुम्बा खाएंगे, हम बकरा खाएंगे, हम भैंसा खाएंगे। अरे भाई जो खाना है खाइए, लेकिन जिस कारण से पूरे देश में अभी हम एजेयूपी से जवाब लेंगे, संप्रदाय की उसका जवाब हम लेंगे। हुमायूं कबीर की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि जो मदनी साहब ने जो बात सुबह कही है, वाली कार्रवाई है। शैलेंद्र जी, जो मदनी जी ने कहा है, जमीयत उलेमा हिंद के मदनी साहब ने जो बात कही कि भाई गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कानून ले आइए, मुसलमान उस पर तैयार है। अब आपने जो भी कानून, चाहे वहां पश्चिम बंगाल का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, अगर कानून है तो अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? एक बात। दूसरी चीज यह है कि जब मुसलमान किसी चीज के लिए तैयार हो गया तो अभी गेंद आपके खाते में है। अब वो चाहे केंद्रीय सूची का मसला हो, चाहे समवर्ती अनुवर्ती का हो, चाहे राज्य का विषय हो, अब आप यानी बीजेपी को चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, प्रोटेक्शन अब आपके हाथ में चली गई, गेंद आपके पाले में है। बिल्कुल, प्रोटेक्शन हाथ में है, तो इसीलिए तो उस पर कानून बनाने की बात है। उस पर राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि गाय को महाराष्ट्र में गाय को माता का राजकीय पशु का दर्जा है। मेरा कहने का आशय यह है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें अपने स्तर पे उन्होंने कानून बना रखा है और समवर्ती अनुवर्ती ये कहने की बात नहीं है। गाय जब स्टेट लिस्ट का विषय है, कृषि और पशुपालन, तो सारे नियम कानून संविधान के अनुसार ही बनेंगे। इस देश में किसी सरकार की अपनी पर्सनल विल और विश के आधार पर इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता है। जब स्टेट सब्जेक्ट का विषय है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार है। सरकार चुनी और राज्य भी केंद्र सरकार का ही हिस्सा है। अलग अलग राज्यों में जो सरकारों के कानून है वो इस केंद्र सरकार और इस देश के एक संघीय ढांचे के संविधान के अंतर्गत ही कानून बना हुआ है। तो अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समय कोई नोटिफिकेशन जारी करके उसको पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है, उसके बाद में आप ये पब्लिक डोमेन में ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कानून बनाने की बात है। कानून तो इस देश में बहुत सारे विषयों पर बना हुआ है। आपने देखा है इस देश में हत्या करने पर लोगों को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बलात्कार के ठीक है, यूपी में, एक सेकंड, ठीक है शैलेंद्र जी, अगर यूपी के मेरठ में कोई इस तरीके की लिंचिंग होती है, कोई गौ रक्षक अपना गाय को जाकर के पकड़ता है, या राजस्थान में हम कई बार देखते हैं, हरियाणा में हम कई बार देखते हैं, तो ऐसी स्थिति वहां भी सरकारें आपकी हैं, राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो हरियाणा हो, इन सब जगहों पर आपकी सरकारें हैं। तो अगर कोई गौ रक्षक जाकर के इस तरीके से पकड़ता है, रोकता है, तो वहां की सरकार की गलती है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए। मैंने माना राज्य का विषय, वो मैंने शुरू में ही कहा था कि पशुपालन दूसरे हमारे कानून में आता है। नहीं, आप देखिए, प्रश्न ये है कि अगर इस देश किसी भी प्रदेश की जनता अगर किसी अपराधी को पकड़ लेती है, तो क्या उस अपराधी को पकड़ने का जनता का अधिकार नहीं, सिर्फ ये पुलिस की कार्रवाई है? अगर मान लीजिए पुलिस तो प्रत्येक व्यक्ति पर, और पुलिस तो हर नाके चौराहे पर खड़ी नहीं रहती है, लेकिन अगर इस समाज के सहयोग से, इस समाज के जागरूक और जिम्मेदार लोग अगर अपने दायित्व बोध से ग्रस्त होकर के अगर पुलिस की और सरकार की मदद कर रहे हैं, तो इसका यह अभिप्राय तो नहीं है, बात कानून बनाने की नहीं है शेखर जी, बात कानून का पालन करने के मंशा होने की है। आप कानून को चुनौती दे रहे हैं और पब्लिक डोमेन में चुनौती दे रहे हैं। देखिए, जितने भी अपराध होते हैं वो किसी न किसी कानून और धाराओं के खिलाफ ही हो रहे हैं। अगर कोई हत्या करता है, इस देश का संविधान उसके लिए दांडिक उपबंधों से बंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में लोग कुछ न कुछ कोई घटना को, कार्यवाही को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मैं समझ गया शैलेंद्र जी, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं फैजल खान जी के पास जाता हूं, आम जनता उन्नयन पार्टी। मंशा नहीं है शेखर जी, लोगों की मंशा नहीं है, और ये मंशा की बात कौन कर रहा है, इस बात को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने आपकी बात को समझा, पब्लिक भी समझ रही है। मैं आता हूं अब आपके पास, मैं फैजल खान जी के पास जाऊंगा। फैजल साहब, आपने अकाली दल बादल के
अकाली दल बादल के या समता पार्टी के या राष्ट्रीय जनता दल जी। के या कांग्रेस के किसी नेता को ये कहते हुए सुना क्या कि हम गाय को काट के खाएंगे। लेकिन ये इस प्रकार की भाषा पब्लिक डोमेन में बोल। अरे शैलेश जी, आपको मेरी आवाज मुझे लगता है मिल नहीं रही है, 1 मिनट रुक जाइए। वो ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा, मैं अभी फैजल खान जी से सवाल लेने दीजिए। वो आप केवल आप पश्चिम बंगाल पर टिके हैं, मैं मदनी साहब के बयान पर भी टिका हूं। फैजल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सारा हिंदुस्तान अलग बात कर रहा है, आपके नेता अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम गाय भी काटेंगे, हम कुत्ता भी काटेंगे, ऊंट भी काटेंगे, बकरी भी काटेंगे, बैल भी काटेंगे, सब काटेंगे। तो मतलब या तो हुमायूं कबीर अभी तक अजय पाल शर्मा से मिल नहीं पाए, या जहांगीर की जब खबर चल रही थी टीवी पे तो वो टीवी बंद था, या उनको अभी तक इत्तला नहीं हुई है कि बंगाल में सरकार बदल गई है, और या फिर हुमायूं कबीर की बीजेपी से सांठगांठ है तभी ऐसे बोल रहे हैं। क्या असली क्या बात है? देखिए, सबसे पहले बीजेपी जो है अपने जाल में खुद फंस चुकी है। पूरे देश में जब हाहाकार है कि कानून को लाया जाए तो ये गोल गोल बात करते, कभी राज्य सरकार को पठेल देते हैं, कभी हुमायूं कबीर को पठेल दे रहे हैं। तो मेरा सीधा स्पष्ट सवाल है कि आज बंगाल में जो कुर्बानी के ऊपर मुसलमानों को जो टारगेट किया गया और अजान पर टारगेट किया जा रहा है, नमाज पर टारगेट किया जा रहा है, तो बीजेपी पास कोई प्रोपेगेंडा कुछ है बचा, या सिर्फ इसी से जीत उनका होगा पूरे भारत में? या गाय से ही, मस्जिद से ही, नमाज से ही, अजान से ही, या बाकी जनता का डेवलपमेंट पर कोई ख्याल है? या पहला सवाल। दूसरा सवाल, चिंता गाय का है, गौ माता का चिंता है, तो आप सीधा बात एकदम है कि कानून पास कर दीजिए ना साहब। इतना बात क्यों हो रहा है, इतना राजनीति क्यों कर रहे हैं आप, इतना भटका क्यों, देश को भटका क्यों हो रहे हैं? सीधा बात यहाँ पे ये है वो कि कानून ये जब आएगा तब आएगा, वो तो गाली अपनी जगह। तो लगाना है, एक मिनट, आप भी गोल गोली घुमा रहे हैं। हमने आपसे पूछा हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है, कहिए तो दोबारा सुनवा दें। हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है, आपकी पार्टी के सर्वे सरवा हैं। अरे वो कह रहे कुछ भी कर लो, हम काटेंगे तो काटेंगे, गाय काटेंगे, हम बैल काटेंगे, बकरी काटेंगे, वो कह रहे हैं। भैया मेरा सीधा बात है यहाँ पे है कि इतना सारा जो हमारे ग्वाला भाई, हिंदू भाई जो गाय लेकर के जो परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती देना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कानून है या सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है? वो रो रहे हैं, फांसी लगा लेंगे, वो दवा खा लेंगे, जहर खा लेंगे, तो उनको बचाइए ना, उनको समझाइए ना। उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप अपने हिंदू भाई को समझा लीजिए ना पहले। और इतने सारे बंगाल में हिंदू, हम आधा से ज्यादा हिंदू भाई बंगाली खाते हैं गाय गोश्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको चिंता है तो पूरा तो मुसलमान कह रहा है कि राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, एक गाय को काटने की इजाजत नहीं है। जितना स्लोटर और बाहर जो स्पोर्ट हो रहा है बंद कीजिए ना। ये दोहरा मापदंड क्यों है बीजेपी का? चलिए ठीक है, चलें तो बताइए अब आप एक से, अब रुक जाइए आप। बंगाल में आधे से ज्यादा हिंदू गोश्त खाते हैं और गाय का गोश्त खाते हैं। इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इसका ओरिजिन ऑथेंटिकेशन इस स्टेटमेंट का क्या है? बताइए भाई फैजल जी। साहब आप खाली कहकर के साहब देखिए, ये बात सच्चाई है कि अकेले मुसलमान गोश्त नहीं खाता है, बंगाली लोग में मैक्सिमम। अरे भाई गोश्त, एक मिनट शैलेंद्र जी रुक जाइए। एक तो फैजल जी आप देखिए, मैं वही ठीक है, 90% मुस्लिम का मांस खाते हैं। हजारों वीडियो में दिखा दूंगा, मीडिया में नहीं चल रहा है, हजारों वीडियो सोशल मीडिया में देखिए, रो रहे हैं। हिंदू भाई कह रहे कुर्बानी करने दीजिए। हिंदू भाई शुभेंदु अधिकारी साहब मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि भैया छोड़ दीजिए, हम लोग का धंधा चलता है, हमारा बिजनेस, हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। उसको रोकिए ना, समझाइए ना, उसको बताइए ना। इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए ना, इस सूचना का स्रोत बताइए ना। आप टीवी डिबेट पे बैठे हुए एक जिम्मेदार चैनल पे आकर पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका स्रोत का, सूचना का स्रोत क्या है? बिल्कुल, ये मैं जानता हूँ, पूरा दावा से कह रहा हूँ, मैं दावा से कह रहा हूँ कि यहाँ के बंगाली हिंदू भाई गोश्त खाते हैं, खरीदते भी हैं। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी और फैजल जी अब एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये अरे नहीं पुख्ता कर पाएंगे। सिर्फ ओपन स्टेटमेंट भैया, स्पोर्ट रोक दीजिए ना। बाहर में जो स्पोर्टर हो रहा है, जो बीफ को काटा जा रहा है, ठीक है फैजल जी, आपकी जो बात, एक मिनट, बंगाल में गोश्त खाया जाता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन गाय का बीफ हिंदू खाते हैं, इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण आप नहीं दे पाए हैं। तो यह बयान आपका कटघरे में खड़ा हुआ है। मैं आता हूं, आपके नेता ने जिस तरीके की बात कही, अरे शैलेंद्र जी आप रुकेंगे तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे ना। ठीक है योगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपनी बात कह रहे थे, आप अपनी बात कहें, फिर मैं सैयद साहब के पास जाता हूं। शैलेंद्र जी आप रुक जाइए अभी।
देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी एक प्रवक्ता ने, फैजल खान जी ने कहा कि हिंदू गौ माता को खाता है बड़ी संख्या में और बंगाल में खाता है। उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियो भी है। तो मैं वीडियो मैंने नहीं कहा, वीडियो रॉन्ग स्टेटमेंट, वीडियो नहीं कहा मैंने। एक मिनट, ये इनकी पार्टी का ये काम है, मेरे सवाल पे टिके नहीं। वीडियो नहीं कहा, योगी की भी आवाज लोगों से लेने की भी जानता हूं। योगी साहब की आवाज खोलिए अभी। वक्तव्य की निंदा करता हूं और मैं एक चैनल पर बात बोलता हूं। सबसे पहले मुस्लिम पैनलिस्ट जो बैठे थे, स्कॉलर साहब बैठे हैं, उनकी बातों में और फैजल खान की बातों में कितना अंतर नजर आता है। दोनों ही मुसलमान हैं, दोनों ही मुसलमान है। एक भारत की संस्कृति सभ्यता का उत्कर्ष की बात कर रहा है और एक भारत के अंदर हिंदू गौ माता को खा रहा है। ये आरोप लगा दिया। और अगर मैं ये बोलूं, मैं कुछ मुसलमानों को जानता हूं पश्चिम बंगाल में जो स्वर का मीट खाते हैं, तो कैसे लगेगा आपको फैजल खान? बताइए कैसा लगेगा फैजल खान आपको? मैं सबको नहीं कहा, मैं बोला कुछ लोगों को कहा, मैं कुछ लोगों को कहा हूं, सबको नहीं कहा हूं। योगी जी ने जो बात कही है, भाई ये जो खाते हैं, योगी जी ने जो बात कही है उसका जवाब काजी साहब हैं। एक सेकंड रुक जाइए, फैजल जी रुकिए आप। ठीक है योगी जी, आपने अपनी बात रख दी। योगी जी ने जो पॉइंट उठाया उसी को लेकर के मैं आगे जा रहा हूं। शेर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फैजल खान जो बात कह रहे हैं, एक बात आपने कही दिल बाग बाग हो गया, और एक बात फैजल खान ने कही, इनके नेता ने कही, हिंदुस्तान तार तार हो गया। अभी मैं ये समझना चाहूंगा कि मतलब किसको क्या माने। आप भी उसी कौम से हैं, ये भी उसी कौम से हैं। एक बात आप कह रहे हैं, आप सैयद भी हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, आपके नाम के साथ में काजी भी लगा है, और दूसरी तरफ फैजल खान है जो जमात से ताल्लुक रखते हैं, उस कौम के हैं, लेकिन उस कौम का जो असली मतलब स्कॉलर है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बात कह रहा है, उस पे इनका कान धरने का मन नहीं है। तो पहले तो इनको समझा लिया जाए आपकी तरफ से। नहीं, मैं तो पूरे व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगा कि जिम्मेदार चैनल पे बैठ के कोई भी बात हो ना तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और ये बड़ी ही अशोभनीय बात कही है। मेरे नजदीक ये इसका कोई वो नहीं है, तो ये अतुल्य बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जब गाय के ऊपर लंपी बीमारी आई थी, उस वक्त 1 लाख लड्डू हमने यहाँ पर औषधियों के बनाए थे और निःशुल्क उनको बांटे थे, और हर गौशाला में जाकर हम देकर आए थे। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि फतवे हैं और अब किसी को फतवे देने की जरूरत नहीं है। योगी जी, आपको भी जानकारी हो जाएगी। और ये फतवा जैसा कि हमारे महाराज ने ही जिक्र किया था उसका कि गाय के गोश्त में शिफा है, मोहम्मद साहब का फतवा है, और ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि गाय के दूध के अंदर शिफा है, गाय के घी के अंदर दवा है, और गाय के मांस में बीमारी है। देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर गाय को अवैध करार नहीं दे रहा। गाय वैध है इस्लाम में। इसकी वजह क्या है शेखर जी, आप समझिए इस चीज को। अगर गाय को हराम कर देता इस्लाम या गाय को अवैध करार दे देता इस्लाम, तो फिर गाय की एक चीज भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आप उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, आप घी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, आप कोई मिठाई नहीं खा सकते थे, आप संसार में रह ही नहीं सकते थे। इसलिए गाय वैध करी कि गाय, मोहम्मद साहब ने कहा कि दूध पिया करो और खूब पिया करो, और गाय का दूध पिया करो, क्योंकि वो जगह जगह से चरती है, जगह जगह से औषधियां खाती है, उसके दूध में शिफा है। मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय का दूध पिया करो, और मैं इसलिए भी माता कहता हूं गाय को कि मां के दूध के बाद मोहम्मद साहब ने जिस दूध की श्रेष्ठता साबित की है वो गाय का दूध है। मां तो मैं पैदा हो जाऊंगा उसके बाद पिलाएगी, और वो भी 2.5 साल तक पिलाएगी, उसके बाद नहीं पिलाएगी। ये गाय आपको जीवन भर पिलाती है। इसलिए मोहम्मद साहब ने इसको अवैध करार नहीं दिया, या इस्लाम ने इसको अवैध करार नहीं दिया, क्योंकि अवैध पशु की हर चीज अवैध हो जाती है। तो वैध कहने का मतलब तो, लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में दवा है, और गाय के मांस में बीमारी है। साइंसदान ने, रिसर्च ने इस बात को खोजने की कोशिश की कि आखिर क्या चीज है गाय के अंदर ऐसी कि जिसको बीमारी बताया गया है। टीनिया सजीनाटा नाम का एक कीड़ा, जैसे स्वाइन फ्लू होता है, टीनिया सजीनाटा नाम का एक कीड़ा गाय के मांस में पाया जाता है, और कई बार वो गाय का मांस खाने की वजह से किसी के शरीर में इंटर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जहर है, लेकिन क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा गाय के दूध में शिफा है, उससे बच भी सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बार बार इस तरफ कहा कि मोहम्मद साहब का फतवा आ गया
और वो इसलिए आ गया क्योंकि अवैध जानवर का या अवैध चीज का कोई भी चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आप दुनिया में चाय नहीं पी सकते। ठीक है सही साहब, आपकी बात हमने समझ ली। सर्वेश जी कोई चीज ठीक, एक सेकंड मैं आगे बढ़ता हूं। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी आपने शैलेंद्र जी की बात को भी समझा है। ये जो शैलेंद्र जी बात कह रहे थे अपनी जगह पे तकनीकी रूप से वो सही कह रहे थे, है ना, कानूनी सम्मत उनकी बात भी है, लेकिन कानून बनाने में दिक्कत क्या है, मतलब इनकी तकलीफ क्या होगी, ये आप बताइए। को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में सेकेंड लिस्ट में एंट्री 15 पे आता है काऊ और केटल्स, और उनपे कानून बनाना स्टेट लिस्ट का काम है। लेकिन जो राज्य इनके भाजपा के राज्य, भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेट लिस्ट में भी बनाना है, एक कॉमन ऑर्डर निकाला जा सकता है। और आपको उसी संविधान का आर्टिकल 48 साफ साफ कहता है कि बीफ को रोका जाना चाहिए, गौ पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, गौ हत्या नहीं की जानी चाहिए। उसी संविधान का अनुच्छेद 48 वो भी कहता है। तो आपको डीपीएसपी में बहुत क्लियरली, तो उसके गार में छुप के आप अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो ये गलत है। मैं उसी संविधान की दुहाई मैं भी दे रहा हूं जो शैलेंद्र जी बता रहे थे। अगर आपकी नीयत है तो कानून बन जाएंगे, और कानून बनने की बात मैं फिर कह रहा हूं बहुत, और इसमें कोई पार्टी, कोई राजनीति नहीं। अगर बात गौ माता की है तो कोई राजनीति की बात नहीं है। आपने कहा था राजनीतिक एंगल बताओ, इस पे मैं कोई राजनीतिक एंगल नहीं बता पाऊंगा। इसमें सबकी नीयत सर्वसम्मति से एक होनी चाहिए, और एक तरह का कानून आने में कोई जब यहाँ साफ प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एक आदमी बैठ के मुसलमान भाई भी कह रहे हैं बना दो, हम सब कह रहे हैं बना दो, फिर उसके बाद भी उसमें क्या दिक्कत है, बना दीजिए। प्रॉब्लम यह है कि उसमें भी जब अलग अलग तरह, जो शैलेंद्र भाई कह रहे थे सही बात कह रहे थे कि अलग अलग तरह के बयान नहीं आने चाहिए। जैसे रिजिजू साहब के आ जाते हैं कभी कभी, सुधांशु त्रिवेदी जी के आ जाते हैं कभी कभी, तो उनमें राज्यों में अंतर क्यों करना है? फिर आप कि ये वाली गाय मिथुन है, ये वाली जर्सी है, ये सब करने से नहीं, आप ले आइए कानून, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कानून बन जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। चलिए ठीक है, तो इसका जवाब लेते हैं। शैलेंद्र जी, केवल जो सर्वेश जी ने बात कही कि कानून बन सकता है, उसके लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उस पर दलीलें नहीं हो सकती, एक आसान तरीका है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में ही प्रोवाइडेड है, जब गाय को प्रोटेक्शन दिया गया है, विषय ये नहीं है कि कानून, देखिए शेखर जी बात समझ लीजिए, कानून इस देश में बनाने पर अगर आप ये कहने के कानून नहीं है इस कारण से ये हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कानून होने के बाद भी कानून का वायलेशन लोग कर रहे हैं। बात कानून बनाने ना बनाने की नहीं है, तो सरकार की गलती है, जो सरकार है के मंशा की डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है। आप ये बताइए एनफोर्सेबल की बात। आज जब पश्चिम बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है और उन्होंने गौवंश की हत्या को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है, आप कह रहे हैं कि नहीं उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो, स्टेट असेंबली में एक लेजिस्लेशन हो, उस लेजिस्लेशन के थ्रू एक कानून को दोनों सदनों से पारित किया जाए, तब आप उसको मानेंगे। और गवर्नमेंट ने अगर किसी राजाज्ञा से, किसी शासनादेश से गौवंश के हत्या को प्रतिबंधित घोषित किया, तो आप तुरंत चौराहे पर उतर के कहेंगे नहीं हम तो खाएंगे, हम तो काटेंगे। तो ये किस प्रकार की भाषा है? आप क्या अपेक्षा करते हैं कानून बनने के बाद ये अच्छा ठीक है, तो जो जमीयत उलेमाए हिंद के मदनी साहब ने कहा, एक सेकंड शैलेंद्र जी, मैं आखिरी हिस्से में हूं चर्चा के, मुझे सवाल ले लेने दीजिए। आप ही से सवाल है, जो जमीयत उलेमाए हिंद के मदनी जी कह रहे हैं कि गाय को अगर राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है, तो मुसलमान इसके लिए तैयार है, सरकार कोई कानून लाती है उसकी रक्षा के लिए, उसके लिए भी तैयार है। ये बात मदनी साहब क्यों कह रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। ये तो मदनी साहब बताएंगे ना, ये तो सवाल का जवाब मदनी साहब देंगे कि मदनी साहब क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर उनका ये कहना है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद ही हम गाय की हत्या जो है बंद हो पाएगी, तो मुझे तो ये बात तर्क से परे लगती है। अच्छा, आप राष्ट्रमाता घोषित करना नहीं चाहते हैं, बीजेपी चाहती है नहीं चाहती है, ठीक है, वो ठीक है, उनसे पूछ लेंगे के लिए कि आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा तभी वो बचेगा। अच्छा वो ठीक है, मैं टाइगर नेशनल प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, अगर लायन नेशनल इस देश का एनिमल नहीं होगा तो इस देश में टाइगर नहीं बचाया जाएगा। शैलेंद्र जी, आप निकाल करके देख लीजिए, पशु उस कानून से निकाल करके हाथी और शेर को देख लीजिए, फिर बताइएगा, हम आप चर्चा कर लेंगे।
ये देश कैसा मैं है वही ये तो आपको कह भी रहा हूं। पता है, ऐसा मैं नहीं है वही ये तो कह हम रहा लोग को हूं। पीढ़ियों से विरासत में मिला है। इस देश का कॉमन डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि आप आस्था के आधार पर अगर गाय को मेरा ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से गाय को राष्ट्रमाता, आप ये कहेंगे कि नहीं पहले आप उसको अपने राष्ट्रीय पशु घोषित करो, हम उसके बारे में अपने कौम को भाई मैं समझाएंगे। कह रहा हूं यूपीए की सरकार में, मनमोहन सरकार में आपकी ये मांग थी कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, थी कि नहीं थी? उससे पहले समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये कहने का आशय है। ठीक है, वो जवाब आना नहीं है सीधा सीधा। योगी जी क्या कह रहे? ठीक है योगी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बोलिए शेखर जी, जो बात अब हो रही है, जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, उसमें आपको लग रहा है कि कोई इस मसले का हल निकलेगा? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फैजल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके नेता बगैर कानून के नहीं मानेंगे, या आपको लगता है कि मतलब कानून का डंडा होता है असल में, तो आपके नेता कानून के डंडे के बगैर नहीं मानेंगे या मान भी सकते हैं? देखिए साहब, कानून से बढ़ के कुछ नहीं होता है, पहला बता दे रहा हूं आपको। तो मैं यही कह रहा हूं कि देश में बीजेपी सीधा एक बात से बात खत्म हो जाएगा, इतना लड़ाई नहीं होगा, कोई बात ही पैदा नहीं होगा, कानून पारित कर दीजिए ना भैया, इतना झगड़ा किस बात का है? मैं समझ गया, मेरे पास आज बात इतना ही था। दिक्कत क्या बीजेपी को आ रही है? मैंने इसीलिए 22 राज्य में हुकूमत है, मैंने इसीलिए सवाल ही रखा था आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका, सर्वेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, योगी जी, फैजल खान साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलेमा हिंद के मदनी साहब ने यह कहा कि भाई गाय अगर राष्ट्रमाता घोषित करना चाहे सरकार कर दे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहे सरकार कर दे, उसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ ही दूसरे छोर से हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल से, जहां सरकार ने एक प्रावधान निकाला, एक राजाज्ञा निकाली, और उसके बाद ऐसे गौवध और खुले में वध इन सब चीजों को रोका, उन चीजों को प्रावधान में लेकर के आए कि खुले में कुर्बानी नहीं दी जाएगी वगैरह वगैरह। अभी उनकी पार्टी का यह कहना है कि कानून लाओ। अब कानून का अनुपालन आमतौर पर हिंदुस्तानी 1000 साल से डंडे के जोर पे करते आ रहे हैं। अब कानून अलग अलग राज्यों का चूंकि विषय है, गाय की रक्षा, गौपालन और जो पशुपालन है उसको लेकर के राज्य का ही विषय है, वो वन संरक्षण अधिनियम में नहीं है, केंद्र सरकार की अनुसूची में नहीं है वो। तो उस लिहाज से हर राज्य सरकार के अपने अपने दायरे, अपने अपने राजाज्ञाएं, अपने अपने कानून बने हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस चर्चा का जो सार निकला है वो अपने आप में दिलचस्प है। कौम का मानना यही है कि कानून प्रॉपर लेके आओ, क्योंकि कानून का डंडा होता है और हम डंडे की भाषा ही समझेंगे। नमस्कार। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी।